नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग। मस्त मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे, और कामयाबी हाथों के लकीरों में, माथे के पसीनों में होती है। और याद रखना, कभी मायूस मत होना जिंदगी से, क्योंकि जिंदगी में कभी भी तेरा नाम बन सकता है। और दिल में लगी हो आग और हौसले को बुलंद। और एक बात हमेशा कहता हूँ ना, कि आपको क्या करना है, हमेशा अगर आपको बनना है ना तो समुद्र बनो। क्या बनो? समुद्र की बनो, समुद्र की तरह बनो, ताकि लोग जो है गहराई मापते नापते, गहराई नापते नापते उनके पसीने छूटने चाहिए। अगर कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बनो, ताकि लोगों के पसीने छूटना चाहिए गहराई नापते नापते। ठीक है ना? तो चलिए, और जो कहते हैं ना कि अभी तो मंजिल को पाना बाकी है, अभी इरादों का असली इम्तहान बाकी है, कहते हैं ना इसे। और अभी तो तौली है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान तौलना बाकी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इन्हीं मोटिवेशन के साथ आज की सेशन को। तो बच्चों, हम लोग का जो क्लास टेंथ का जो हमारा का चैप्टर चल रहा था, चैप्टर स्टार्ट कर दिया था ना, चैप्टर 6 त्रिभुज। आज इसका इंट्रोडक्शन सेकंड पार्ट होगा, और आज के बाद इसमें का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। इंट्रोडक्शन सेकंड पार्ट है आज, जो है सेकंड पार्ट है इंट्रोडक्शन का। ठीक है ना? तो चलिए आज की सेशन को भी बेहतरीन तरीके से लाजवाब बनाते हैं, और बेहतरीन तरीके से आज की सेशन को हम करेंगे। ठीक है ना? चलिए शुरू किया जाए। चलो थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। काफी लोग कहते होंगे सही से नहीं लिखते हैं। चलिए, क्लास 10th चैप्टर 6 त्रिभुज। ठीक है ना? और कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट 2 डाल देते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड। अब ठीक है, अब तो बढ़िया दिख रहा होगा। चलिए इसको भी रंगीन कर देते हैं। चैप्टर 6 को भी रंगीन कर देते हैं। अब सही दिख रहा है। ठीक है, तो क्लास 10th चैप्टर 6 त्रिभुज। आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए चलिए, अपना नाम भी थोड़ा लिख देते हैं। आज सारा कुछ मैंने लिख दिया। ठीक है ना? चलिए अब शुरू करते हैं आज की सेशन को। इंट्रोडक्शन में हम लोग काफी चीजें इंट्रोडक्शन में सीख चुके थे। आज इस वीडियो के अंदर जो बची हुई चीजें हैं उस पर भी एक नजर हम मारेंगे, और बाकी चीज को हम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। बाकी चीजों को हम गर्दा गर्दा उड़ाने वाले हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसको थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा था त्रिभुज क्या होता है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। एक त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, और 3 ही भुजाएं होती हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था आकार। आकार क्या होता है? किसी भी आकार का मतलब ये होता है किसी का शेप। जैसा इसका एक अपना शेप है, मेरा एक अपना शेप है, तो शेप है। किसी का शेप छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, कोई चीज शेप में छोटी होती है, कोई वही चीज शेप में बड़ी होती है। और उसके बाद होता है माप। तो इसी चीज को, कोई चीज छोटी होती है और कोई चीज बड़ी होती है, इसी को साइज बोलते हैं। तो उसी को बोला जाता है कि चीज छोटी है, ये बड़ी है। तो यानी साइज के द्वारा हम बताते हैं कि इसका साइज छोटा है, इसका मतलब ये वस्तु जो है छोटी दिखेगी। ठीक ना? साइज जिसका छोटा तो वस्तु छोटी दिखेगी, बड़ा साइज तो बड़ा दिखेगा। उसके बाद अगला हमने सीखा सर्वांग समता। तो सर्वांग समता का अर्थ ये होता था बच्चों कि एक ही तरह का दिखना, समान तरह से दिखने वाला, अर्थात जिसकी आकृति और उसका माप दोनों सेम होता है। किसी चीज की आकृति और उसका माप दोनों सेम हो,
यानी कि साइज दोनों सेम होता है तो सर्वांग सम होता है। यानी कि अगर मैं इस कलम की बात कर रहा हूँ तो इसी का समान दूसरी कलम होनी चाहिए, उसकी हाइट भी इतनी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई भी इतनी होनी चाहिए, उसकी मोटाई भी इतनी होनी चाहिए, राइट। जैसे मेरा चेहरा है तो दूसरा चेहरा एकदम इतना ही बड़ा, एकदम ऐसा ही देखेगा, तभी वो सर्वांग सम कहलाएगा, ठीक है ना। सर्वांग सम का साइन मैंने आपको बताया था कि जो सर्वांग सम का साइन होता है वो इस तरह से बनता है, टेढ़ा मेढ़ा एक लाइन होती है ऊपर वाली। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं। समरूप आकृति वो होती हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ आकार सेम होता है, उनका साइज मायने नहीं रखता। यानी कि अगर मैं कह देता हूं कि एक ये छोटा सा मैंने सर्कल बना दिया, ये मैंने एक छोटा सा सर्कल बना दिया, मतलब बड़ा सा, और एक मैंने ये छोटा सा सर्कल बना दिया, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों समरूप हैं, यानी एक ही तरह के दिख रहे हैं। समरूप का मतलब होता है एक ही तरह दिखना, तो ये दोनों एक ही तरह दिख रहे हैं, लेकिन इनका माप अलग अलग है, साइज अलग है। यानी जिसका आकार तो सेम होता है लेकिन माप अलग अलग होती है उसे हम समरूप बोलते हैं, और जिसका आकार और माप दोनों सेम होता है उसे सर्वांगसम बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर दो चीजें सर्वांगसम है तो उससे 6 चीजें मिलती हैं। अब त्रिभुज की बात हो रही है, तो अगर त्रिभुज मान लो एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजाएं सर्वांगसम हो गई दूसरे त्रिभुज डीईएफ के बराबर, तो मैंने बताया था कि इससे हमें 6 जानकारी मिलती है। एक तो शुरू की दो भुजाएं, इसमें शुरू की दो भुजाओं के बराबर यानी डी के बराबर, इसमें के लास्ट वाली दोनों बीसी इधर के ईएफ के बराबर, इसलिए इसका क्रम भी बहुत मायने रखता है लिखने में। और अगर हम एसी को ले रहे हैं तो उधर आपको कौन से लेना पड़ेगा, डीएफ को, डीएफ के बराबर हो गई, 3 चीजें मिल गई। उसके बाद कोण की बात करें तो कोण ए इधर पहले है तो उधर कोण डी के बराबर होगा, कोण बी बीच में है तो उधर वाले बीच वाले कोण ई के बराबर होगा, और उसके बाद कोण सी है तो कोण सी जो आपका है वो कोण एफ के बराबर होगा। तो ये जानकारी मिलती है हमें किससे, समरूपता से। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या आपको इन सब चीजों को समझने में कोई दिक्कत हुआ? तो जब कोई चीज सर्वांगसम होती है तो उनसे हमें 6 जानकारी मिलती है जो कि मैंने आपको सामने बताया। अब इसके बाद आप समझना है, हमें ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि लाइट आ चुकी है, लाइट आ चुकी है। लगा लाइट आई, लाइट आई नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से आगे, अब देखना ध्यान से आगे, देखो ध्यान से, ये चीज बता, ये भी कट गया क्या, अच्छा ये बंद हुआ था, चल 2 मिनट लगेगा। चलो अब देखो, चलो चलो कोई बात नहीं, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया समरूप बता दिया। अब उसके बाद मैंने बताया था समरूपता की कुछ, त्रिभुज की समरूपता की कुछ कसौटियां होती है, उसको मैंने आपको बताया था। त्रिभुज की समरूपता क्या होती है,
कोई भी दो त्रिभुज समरूप कब होते थे, बताइए, कोई दो त्रिभुज समरूप कब होते थे? तो मैंने बताया था कि समरूप आकृतियां वही होती हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ आकार बराबर होता है, उसका माप जरूरी नहीं है कि बराबर हो या ना हो, ठीक है ना। तो ये इसके बाद मैं अगर आप पूछ लूं आपसे कि जितने भी सर्वांगसम मतलब जितने भी हमारे वर्ग होते हैं, वर्ग क्या वो समरूप होते हैं? तो बिल्कुल, क्योंकि वर्ग जो होता है वो हमेशा चारों साइड बराबर होगी, तो वर्ग आपस में समरूप हो सकते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं कह सकते, क्योंकि सर्वांगसम अगर कहोगे दो अगर आपके पास वृत्त हैं, दो आपके पास वर्ग हैं, तो वो सर्वांगसम तभी होंगे जब दोनों की क्या, दोनों की जब साइड्स इक्वल होंगी। अगर मैंने बना दिया एक, यहाँ पर देखो ये मैंने बना दिया, ये बना दिया मैंने, देखो एक वर्ग बना दिया, ये वर्ग बना दिया। अब मैं एक और बना देता हूँ, एक और, अब समझ में आएगा। ये मैंने दो वर्ग बना दिए, ये एक वर्ग ये है आपका, और एक वर्ग वर्ग 1 है, और ये वर्ग 2 है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं ये दोनों वर्ग सर्वांगसम होंगे या फिर ये समरूप होंगे? तो आप कहोगे सर जी ये तो समरूप होंगे, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि सर्वांगसम की कंडीशन यही होती है कि उसकी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, उनके कोण बराबर होने चाहिए, उनके, ठीक है ना। लेकिन ये कहता है कि बस कोणे हमारे बराबर हो जाए काफी है, काफी है। तो देखो इन सबके कोण बराबर होते हैं, छोटी आकृति है, बड़ी आकृति है, ये बड़ी आकृति है, छोटी आकृति है, लेकिन दोनों दिख तो एक जैसी रही ना, जब एक ही तरह से दिखती हो, उनके बराबर ना हो, तो वो होती है कैसी, समरूप आकृतियां, जिसकी वजह से ये आकृति कैसी है, समरूप कहलाएंगी। इनके बीच में ये वाला साइन बनेगा, ठीक है ना, बस नहीं। और अगर यहीं पर मैं कह देता दोनों एकदम एक बराबर दिखती, जैसे मैं यहाँ पर एक बना दिया, वर्ग इतना बड़ा और ये उतना ही बड़ा है ना, दोनों बराबर है ना, बराबर, तो ये दोनों सर्वांगसम आकृति हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों एकदम से एक दूसरे के बराबर दिख रही है, तो सर्वांगसम आकृतियां कहलाएंगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बना दूं त्रिभुज, एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया और एक त्रिभुज मैंने यहाँ पर ये बना दिया, तो आप देख सकते हो ये दोनों भी इक्वल दिख रहे हैं, तो ये भी आपके सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर कोई दो चीज सर्वांगसम दी है तो उसके बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो भी बराबर हो जाते हैं। देखो समझा ना, समरूप और सर्वांगसम में डिफरेंट क्या होता है। तो समरूप सिर्फ दिखने में बराबर होनी चाहिए, छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन जब सर्वांगसम की बात करो एकदम उतना ही बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैं ये बना देता, यहाँ पर एक ट्रायंगल ये, तो यहाँ पर ये वाला साइन आ जाता है, क्योंकि दोनों समरूप हो जाते। चलो, तो ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी किस तरह से इन चीजों को हम क्लियर आउट करते हैं। चलिए अब आगे आते हैं, समरूपता की कुछ मैंने कंडीशंस भी आपको बता दी थी कि जो हमारे त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी कंडीशन क्या होती है। तो समरूप त्रिभुजों की कंडीशंस क्या होती थी कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है, यानी कि अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो उसका सर्वांगसम वो हो सकती है, लेकिन अगर कोई चीज समरूप है तो वो सर्वांगसम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कैसे, जरा देख लो ध्यान से। अगर मैंने यहाँ पर ये बना दिए मैंने ये, और ये कितना ही बड़ा मैंने एक और बना दीजिए, आप इन दोनों क्या कहोगे, ये दोनों सर्वांगसम होंगी क्योंकि दोनों एक उतनी बड़ी दिख रही, लेकिन मैं पूछूं क्या ये समरूप नहीं हो सकती क्या? समरूप का मतलब एक जैसे दिखना, तो क्या दोनों एक जैसे नहीं दिख रही क्या? तो यानी जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं वो सभी के सभी समरूप भी होती हैं, लेकिन जो समरूप होती है सर्वांगसम नहीं होती। इस बात की बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जैसे कि वाली समरूप तो हो गई तो सर्वांगसम भी हो गई, है ना। लेकिन इस तरह से जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होंगी वो सभी की सभी समरूप होंगी, लेकिन सभी समरूप आकृतियां का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि समरूप को सर्वांगसम होने के लिए उनको दोनों तरफ से सब कुछ बराबर दिखना चाहिए, दोनों आकृतियां, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे, अगला कंडीशन पे आते हैं भैया। आगे देखो क्या कहता है, आगे आते हैं, और मैंने बताया था कि अगर दो त्रिभुज है हमारे पास वो सर्वांगसम का समरूप कैसे होंगे। अगर दो त्रिभुज सर्वांग समरूप हैं, जैसे एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया, एक त्रिभुज ये बना दिया, समरूप दिखा दिए। समरूप के लिए थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाना पड़ेगा, चलो मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा बना के इधर रख दिया, ठीक है ना। अब मैं दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना चाहता हूँ। चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है, एफ, इनको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो अगर ये समरूप आकृतियां हैं दोनों, मान लो ये दोनों समरूप हैं, तो इनसे दो कंडीशन याद रखना। पहली चीज तो ये है कि इनके सारे कोण बराबर होते हैं, यानी कोण जो ए होगा वो कोण डी के बराबर होगा, और इनके कोण जो बी होगा वो इस कोण ई के बराबर होगा, उसी के संगत, और जो इसका कोण सी होगा वो इसके कोण एफ के बराबर होगा, संगत।
और दूसरी बात होती है कि जो इनका अनुपात होता है रेशियो किसका, भुजाओं का, वो हमेशा बराबर आना चाहिए। यानी AC को मैं अगर इधर की इस DF से डिवाइड कर दूंगा, ये हमेशा बराबर आएगा अगर AB को डिवाइड कर दूं किससे, ये वाली भुजा DE से, और इसको मैं डिवाइड कर दूं ये वाली BC को EF से, तो यहाँ पर जो इनके बीच का वो आएगा, क्या आएगा, इनके बीच का जो गैप होगा, ये भुजाओं का अनुपात हमेशा सेम होगा। यानी अगर मान लो थोड़ी देर के लिए भुजा 4 है तो ये 2 है, ठीक है ना। अगर ये भुजा 3 है तो ये 6 है, ये 5 है तो ये 10 है। अब अगर इनका रेशियो निकालोगे तो सबका रेशियो बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो होता है सर्वांग समरूप आकृति, ठीक है। तो ये दो बातें आपको इसमें से भी याद रखना है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप दे दिया जाए, तो यहाँ से देख लो, अगर दो त्रिभुज समरूप दे दिए जाए तब क्या होगा। जैसे मैं कह दूं कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो मैं यहाँ पर कह दूंगा कि त्रिभुज जो ABC है वो समरूप हो गया किसके, त्रिभुज DEF के। तो यहाँ से आप देखोगे तो कंडीशन क्या होगी, पहली चीज इसमें कोण A इधर के कोण D के बराबर, कोण B इधर के कोण F के बराबर, और कोण C कोण F के बराबर, ये कंडीशन। उसके बाद दूसरी कंडीशन में आपको याद रखना है इनके भुजाओं का रेशियो, यानी पहले वाली दोनों भुजाओं को डिवाइड कर दो इधर की शुरू वाली दोनों भुजाओं से, ये रेशियो बराबर होगा इधर की दोनों भुजाओं को BC को इधर की दोनों भुजाओं EF से या FE से डिवाइड कर दो, फिर बाकी के जो बच रही है दोनों भुजाएं AC को डिवाइड कर दो इधर की दोनों भुजाओं DF से, तो इनका रेशियो हमेशा इक्वल आएगा। तो ये दोनों जानकारियां आपको याद रखना है कि ये दोनों जानकारियां मिलती है जब समरूप होते हैं त्रिभुज। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें भी क्लियर हो चुकी होंगी। अब बताओ क्या आपको इसमें कोई दिक्कत हुआ, क्या बोलिए, क्या आपको इस चीज में कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो बताइए, नहीं होना चाहिए दिक्कत। चलिए आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपकी समरूपता की जो कंडीशन वो बता चुका हूं मैं, यानी कि जो कंडीशन मैंने बताई ना, क्या बताई पहली, कि दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर होंगे, जैसा कि अभी मैंने देखा है संगत कोण। और उसके बाद मैंने बताया कि दो त्रिभुज में उनकी भुजाओं का अनुपात जो होता है वो भी संगत अनुपात एक ही अनुपात में, संगत अनुपात भी अगर AB अपान BC निकाल रहे हो तो जितना आएगा उतना ही अगली साइड CD अपान जो भी करोगे तो वो भी उतना ही आना चाहिए, तभी वो समरूप होंगे। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो अप नहीं कर रही तो वो त्रिभुज समरूप नहीं होगा, इस बात को भी याद रखना। हाँ, भले वो दो चीज इक्वल हो जाए, तीसरी इक्वल नहीं दिख रही तो इक्वल नहीं हो सकता, इस बात को याद रखिए भैया। चलो अब बात आती है मेरे लाल किसकी, प्रमेय की। अब बातें आती हैं प्रमेय की। तो बच्चों आपकी जो प्रमेय शुरू होती है, अब जो हम लोग को पढ़ना है प्रमेय वो 6.1 to 6.9 तक जाना है। तो आज हम इन सभी प्रमेयों को पढ़ लेंगे एक एक करके। तो आइए पहली प्रमेय को पढ़ने के लिए हमें चलना पड़ेगा मेरे लल्लू, हमें अपनी कहां पर कॉपी लेने, हमें चलना है कॉपी लेने चलेंगे और वहां से इन चीजों को करेंगे, ठीक है ना। चलो चलिए प्रमेय पहुंचते हैं, पहले प्रमेय देखते हैं। त्रिभुज की पहली प्रमेय देखते हैं, प्रमेय चलिए मिलेगी।
बात यह है कि जो पीडीएफ हमारी बन रही है वो तो सिर्फ ऐप वालों की मिलती है और पीडीएफ मेरे पास है भी नहीं। चलिए पहली प्रमेय हम देखेंगे पहले। चलिए ये मिल गई प्रमेय, कोई बात नहीं बच्चा, थोड़ा सा टाइम लगता है, चीजें सब कुछ मिल जाती हैं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा चीजों को। ये 6.1 प्रमेय क्या कहती है, इसको हम पढ़ते हैं, सिद्ध करना बाद में सीखेंगे, सिद्ध नहीं आता, जब आएगा देखा जाएगा, ठीक है ना, मतलब जब आएगा मतलब देखा क्या जाएगा। जो ऐसी प्रमेय जो आती है एग्जाम में मैं उसको बता देता हूँ, परेशान बिल्कुल मत हो, मैं सिद्ध करके बता दूंगा, आप परेशान मत हो। अगर आप लोग कमेंट्स करोगे ना तो मैं इसको प्रूव करके भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। आप अभी प्रेजेंट टाइम पर सिर्फ ये सीखो कि कैसे इनको भुजाओं का इनका जो प्रमेय होती है वो कहती क्या है। तो पहली प्रमेय ये कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, देखो, यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यहाँ पर यह कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा, किसी त्रिभुज की कोई भी एक भुजा के समांतर अन्य दो, किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं से, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती है। नहीं समझ आई बात, बताइए। बोलिए जल्दी, ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? चलिए हम समझाते हैं। देखो यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है, इसने ये कहा है कि यदि कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, तो मैं पहली प्रमेय को आपको समझा रहा हूँ ना। पहली प्रमेय, यदि कोई त्रिभुज है, जो मान लो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के किसी भी भुजा के एक भुजा के मध्य बिंदु से ABC, किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लो इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है और उस बिंदु से एक रेखा खींची जाए इस तरह से, तो वो उस त्रिभुज को क्या करता है, भिन्न उसको उसके अनुपात को, रेशियो में जो रेशियो होता है वो हर जगह सेम होता है। यानी अगर ये इसके मध्य बिंदु से गया है तो ये भी मध्य बिंदु पर जाएगा, इनका जाए या ना जाए, अगली भुजा को वो क्या करेगा, एक रेशियो में काटेगा। जो रेशियो क्या होगा, इधर का जो AD अपान कर दोगे तो ये इस पूरे DB के जो रेशियो होगा वो इधर AF का जो रेशियो होगा इधर FC के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। या आप ये कह सकते हो कि आप ये पूरा AB ले लो, AB, तो आप इस AD का रेशियो भी बराबर होगा किधर, इस पूरे को ले लो AC, तो आप इधर AD को सिर्फ ऊपर ले लो, इधर भी AF को ले लो। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि पूरी आप AB ले लो और सिर्फ नीचे वाली भुजा BD ले लो, इधर भी आपको ये पूरा भुजा AC लेना पड़ेगा और नीचे की भुजा FC लेना पड़ेगा। ये सारे रेशियोज क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना, इस बात को याद रखना है, ये सभी बराबर होंगे, हर तरह से रेशियो बराबर होगा। तो अगर किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से उसी के समांतर हम रेखा खींचते हैं तीसरी भुजा के, तो तीसरी भुजा को जो कट करेगा वो एक रेशियो में कट करता है, बराबर नहीं होगा कि ये बराबर ये, इनका रेशियो अगर ये अपान ये करोगे और ये अपान ये करोगे तो इधर जितना आएगा उधर भी डिवाइड करने पर उतना ही आएगा रेशियो, ठीक है ना। तो ये पहली प्रमेय कहती है। बात क्लियर, अभी थोड़ा सा कम क्लियर हुआ होगा, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो ये त्रिभुज है, मैंने इसके माध्यम से एक रेखा खींचा, ये पूरी 10 थी, तो जाहिर सी बात है 5-5 हो जाएंगी, तो इसको भी क्या करेगा, सेम रेशियो में कट करता है। इस बात को याद रखना। तो अगर मैं कह दूं x है, ये 5 है, तो आप x की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी। अगर मैं आपसे कह दूं अब कि ये जो रेखा है वो इसके मध्य बिंदु से गई है और इसको समान रेशियो में कट कर रही है, इसका मतलब कि ये अपान ये अपान ये, यानी ये कितना था 5 और बटा ये भी 5 था, तो इधर से भी x अपान ये 5 बराबर होगा, 5 से 5 घट गया तो x बराबर देखो 5 आ गया ना। तो ऐसे इसको गायब कर देगा और कह देगी इससे समांतर है, तो क्वेश्चंस बनेंगे। तो प्रमेय जब याद होगी तो आप क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है ना। तो अगर कभी भी इस तरह से मध्य बिंदु से जाएगी तो वो रेखा क्या होगी, उसके समांतर हो जाएगी। चलिए अगला चलते हैं। प्रमेय आप 2 पे चलते हैं।
अब देखिए आगे, अब इसके बाद दूसरे प्रमेय ये कहते हैं कि यदि किसी भुजा की, किसी एक भुजा के दो भुजाओं, यदि यदि एक रेखा किसी भुजा की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। देखो फिगर थोड़ा हम दिखा देते हैं कि फिगर इसी का दिख रहा है, ये फिगर इसी का है, लगता है क्या 6.12 इसी फिगर का है, इसी का है, ठीक है ना। चलो कहता यदि एक रेखा, कोई भी रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, किसी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये प्रेजेंट ऊपर वाली क्या है, उसी का ये अनुपात, उसी का ये उल्टा है, उसी का ये उल्टा है जो अभी अभी हमने ऊपर प्रमेय पढ़ा ना, उसी प्रमेय का ये उल्टा है। क्या है, उसी प्रमेय का ये उल्टा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज में अगर किन्हीं भी दो भुजाओं को मध्य, चलो मैं अब इसको यहाँ पर समझ आता हूँ, कोई त्रिभुज है, ये लो, अब इस त्रिभुज को मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। इस त्रिभुज में कह रहा है कि इसका जो मध्य बिंदु है और किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो उनका अगर रेशियो सेम है, यानी रेशियो सेम हो गया, यानी ये डी ये ई, यानी यदि यहाँ पर अब ये कह रहा है कि यदि ए डी और अपान डी बी ये बराबर हो जाएगा आपका ये ए ई अपान ई सी, तो वो आपस में समांतर होगी तीसरी भुजा के, यानी जो डी ई है वो समांतर हो जाएगी बी सी की। इस बात को याद रखना, इस बात को भी याद रखना है। किससे पहले वाली जो प्रमेय थी, यदि यह चीज है तो वो ये रेशियो में होगा, और अगर इस वाले में पलट दिया कि यदि ये दिया है उनके जो साइड्स हैं उनका रेशियो अगर सेम है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगा। यानी ये जो तीसरी वाली रेखा हमने खींचा है ये इनको दोनों को रेशियो में, समान रेशियो में कट करेगा तो हमेशा वो तीसरी भुजा के समांतर होगा, वही इस चीज में कहा गया है। उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। नहीं समझ में आया, आपको समझ में आ गया है। चलिए आते हैं अगली प्रमेय, प्रमेय नंबर 3। आइए 6.3 को देख लेते हैं। आइए प्रमेय 6.3 देखते हैं। दो प्रमेय आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आइए प्रमेय आगे। आइए 6.3, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती हैं। यहाँ पर यह कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज, जैसे यहाँ पर आपके पास दो त्रिभुज बनाए गए हैं, दो त्रिभुज बनाए गए हैं और कह रहा है यदि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है तो इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी उनके संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसीलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर यह कह रहा है तीसरी प्रमेय 6.3, यदि कोई दो त्रिभुज है, जैसे मैंने एक त्रिभुज ये बना लिया और ये थोड़ा इससे बड़ा बना लिया क्योंकि समरूप की बात कर रहा है, तो समरूप में छोटा बड़ा ले लेते हैं ताकि थोड़ा साफ साफ समझ में आए। और मैं कह देता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी ई एफ। कहता है यदि उनके संगत कोण बराबर है दो त्रिभुज में, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर, यानी यदि कह रहा है कोण, यानी कोण ए जो है अगर वो कोण डी के बराबर दिया है और कोण बीच का संगत कोण जो कोण ई के बराबर है और कोण जो सी है वो कोण एफ के बराबर है, तो उनका जो साइड्स का रेशियो है वो भी आपस में समानुपाती होता है। अर्थात इधर का जो ए बी है, ए बी वो इधर के इस डी ई का रेशियो बराबर होगा इधर की जो बी सी साइड लोगे, इधर की साइड ई एफ के, और फिर अगली साइड देखो इधर की ए सी है तो इसके ए सी अपान डी एफ, ये रेशियो आपका इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। बात क्लियर हुई? इसको भी आप देख लो अच्छे से, समझ रेशियो को। यानी अगर कोई दो त्रिभुज दे दिया जाए, 6.3 यही कहती है कि यदि कोई दो त्रिभुज में उनके संगत कोण बराबर हैं तो उनके रेशियो जो होता है साइड्स का उसी के संगत समानुपाती होता है। अर्थात ये वाली साइड तो इसके, ये साइड तो इसके, ये तो इसके, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
आइए 6.4 पे चलते हैं। 6.4 देखो क्या कह रहा है। यदि दो त्रिभुज में एक ही त्रिभुज की भुजाएं त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात समानुपाती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। उसी का जस्ट उल्टा दे दिया भैया कि यदि आपके पास दो त्रिभुज दे दिए जाएं, अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने दो त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये बना दिया छोटा सा। अब ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये कह रहा है अगर ये ए है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी ई एफ, तो कहता है संगत भुजाएं इस बार उनकी समानुपाती हैं, अर्थात ये ए बी साइड जो है, यदि जो आपकी ए बी साइड है उसका रेशियो किसके साथ, इस डीई रेशियो बराबर होगा, इधर की तरफ बीसी उठा रहे हो तो इधर की साइड ई एफ। याद रखना एक बात और कि आप पहले इस त्रिभुज को ऊपर लिख रहे हो तो हर बार साइड इसके ऊपर ही लिखोगे, ये नहीं कि हर बार पलट दोगे। अगर आपने ये अपान ये किया तो अगली बार ये अपान ये नहीं कर दोगे, यही अपान ये करना पड़ेगा। अब इसके बाद एसी अपान इधर डी एफ, इनका भी रेशियो अगर ये चीज दिया हुआ है, ये है तो इनके संगत कोण यानी कि कोण ए जो होगा वो इधर के कोण डी के बराबर, इधर का जो कोण बी होगा इधर का कोण ई के बराबर, और इधर का कोण जो सी होगा वो इधर के कोण एफ के बराबर हो जाएगा। तो इन सभी बात को आपको याद रखना है, समझना पड़ेगा बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझदारी से कि यदि किसी दो त्रिभुज के 6.3 क्या कही थी कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं के संगत दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो वो भुजाएं समान अनुपात में काटती हैं। ये थी इससे पहले वाली, यानी कि जस्ट उल्टा, यानी यदि ये चीज था तो ये चीज होगा। और इसके बाद 6.4 ये कह रही है कि यदि कोई दो त्रिभुज हैं और उस त्रिभुज की भुजाएं संगत अनुपात में है, समानुपाती है, यानी उनकी भुजाएं अगर समानुपाती हैं तो उनके कोण आपस में बराबर होते हैं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, क्या हो जाते हैं, इसीलिए वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। यानी अगर इसमें से कोई भी चीज आपके पास पता है, अगर आप उनकी साइड्स का रेशियो बराबर दिखा दिए तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अगर आपने ये चीज दिखा दिया कि उनके सारे कोण बराबर दिख रहे हैं तब भी वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी अगर आपसे कह दूं कि एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ये कह देता हूँ ये 30 डिग्री है, ये भी 30 ही है, ये कह देता हूँ 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, और मैं कह देता हूँ ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70, 40 से 70, 70 70 भाई 40 से 70 हुआ ना, तो 100 कितना होना, 110 होना पड़ेगा, 110, तो ये भी 110 हो गया। तो इनके देखो यदि त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो गए ना तो भुजाओं का रेशियो भी अपने आप बराबर हो जाएगा और ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। आप इसको समरूप कह सकते हो, यानी भुजाओं का अगर रेशियो बराबर दिया होता तब भी समरूप, अगर कोणों का रेशियो संगत कोण का रेशियो बराबर संगत कोण बराबर दिया तब भी त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। दो ही कंडीशन है, अगर आपने त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिखा दिया बराबर तो त्रिभुज समरूप होंगे, यदि आपने कोण बराबर दिखा दिया तीनों उसी के संगत तभी त्रिभुज समरूप होंगे। ये होती है प्रमेय 6.4। आइए 5 पे चलते हैं। आइए 6.5 देखिए। अब यदि एक त्रिभुज का एक कोण, क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोण के अंतर्गत आने वाली भुजा समानुपाती हो तो भी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या बात है भैया। अब यहां पर इसको भी समझना बहुत जरूरी है, इसे भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि यदि दो त्रिभुज हैं, यदि दो त्रिभुज हैं, अच्छा एक चीज और याद रखना, इससे पहले जो मैंने 6.4 बताया था उसे हम एस की कसौटी भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें भुजाओं का रेशियो बराबर दिया है, यानी ये भुजा पानी तो तीनों भुजाओं का अगर रेशियो बराबर दिया है तो यानी भुजा 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 कसौटी वहां पर काम कर जाएगी। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखना, बताऊंगा आगे चलकर। चलिए आते हैं 6.5। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है और उनके बीच आने वाली भुजा का रेशियो भी क्या है, अगर बराबर है तो याद रखना कि वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं।
चलो देखो, यदि अब कह रहा है अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं, जैसे एक त्रिभुज है एक त्रिभुज ए, अब इन दोनों त्रिभुज में मान लो ये ए है, बी सी, देखो इसमें कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर है, यानी मान लो यदि कोई भी एक कोण ले लो, कोई भी एक कोण, कौन सा ले लो ए, तो चलो अगर कोण ए हम कह रहे हैं कि कोण डी के बराबर है, तो ये इस ए के थ्रू कौन कौन सी साइड आ रही है, ये वाली ए से ये वाली साइड आ रही है, तो ए बी है ना, ए बी अपान इधर कौन सी आ रही है डी ई, इसका रेशियो एक ये वाली भी साइड आ रही है ना ए सी अपान इधर डी एफ के रेशियो बराबर होगा, और वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी कि आप इस त्रिभुज ए बी सी को, त्रिभुज ए बी सी को क्या कह सकते हो, समरूप कह सकते हो डी ई एफ के। ठीक है ना, क्या समझे कि यदि एक कोण ये वाला कोण इस कोण के क्या हमने बराबर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये अपान ये और ये अपान ये का रेशियो इक्वल हो गया। यहीं पर अगर ये वाली साइड दिया होता, मान लो थोड़ी देर के लिए ये वाली साइड हम लेना चाहते थे, यदि कोण बी दिया होता, मान लो थोड़ी देर कोण बी कोण सी के बराबर दिया होता, तो बी के थ्रू ये ए बी साइड आ रही थी, है ना, ए बी या बी ए लिख दो कोई दिक्कत नहीं, चलो बी ए लिख देते हैं, बी ए, तो इधर कौन सी साइड आ रही है एफ के थ्रू एफ डी, और ये बराबर होगा इधर से बी के थ्रू एक बीसी भी साइड आ रही है ना, तो दोनों साइड को उठाएंगे बीसी और अपान इधर से ई एफ, ये भी दोनों का रेशियो आपस में बराबर होगा और दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो ये बात को याद रखना कि अगर कोई भी त्रिभुज है उससे एक कोण बराबर दिया है संगत कोण, तो उसके अंतर्गत जो दो भुजाएं आती हैं उनका रेशियो बराबर होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन प्रमेय 6.6 पे। ये है प्रमेय नंबर 6। प्रमेय 6 भी बहुत लाजवाब है, इसको भी समझना है कि यदि दो त्रिभुज आपके पास दिए जाए, क्या दिए जाए, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, स्क्वायर के वर्ग के अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। याद रखना कि अगर आपके पास दो त्रिभुज दिया गया, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये बड़ा बना बना दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई एफ। यदि ये कहा गया कि यदि यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे यार ये प्रमेय आपकी अगली जो कह रही है 6.6 है ना, 6.6 ये कह रही है कि यदि आपके पास दो त्रिभुज दे दिए जाएं, कोई भी दो त्रिभुज, मान लो एक त्रिभुज ये इतना बड़ा बनाया, एक छोटा बना लेते हैं, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी ई एफ, ये दो त्रिभुज हैं। अब ये दोनों त्रिभुज उसने कहा है कि समरूप है। यदि त्रिभुज आपका ए बी सी जो है ये समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ के, ये चीज अगर दिया है तब क्या उनके भुजाओं, संगत भुजाओं के स्क्वायर का जो होता है क्षेत्रफल बराबर होता है, तब इनका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल वो क्या होगा, क्षेत्रफल ये ए बी उठा लो, ए बी और अपान इधर से इस डी ई को उठा लो, इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका रेशियो बराबर आएगा, दूसरी भुजा को उठा लो बी सी, तो बी सी और अपान इधर से ई एफ को उठा लो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका रेशियो जो होगा इधर से फिर ए सी या सी ए उठा लो, तो ए सी अपान इधर से भी फिर डी एफ उठा लो, इनका स्क्वायर कर दो, तो इसका क्षेत्रफल ही बराबर हो। यानी कभी भी अगर दो त्रिभुज आपके पास सर्वांगसम दे दिए हैं, दो त्रिभुज आपके पास क्या दे दिए हैं, दो त्रिभुज आपके जो है वो क्या है, समरूप है, तो उनके जो क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल के लिए ये अपान ये का स्क्वायर कर दो, चाहे ये अपान ये का स्क्वायर कर दो, चाहे ये अपान ये साइड का स्क्वायर कर दो, वो हमेशा क्षेत्रफल बराबर आएगा। क्षेत्रफल निकालना हो, कभी भी दो त्रिभुज दे दिया, कोई भी दो त्रिभुज समरूप दे दे और उसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो ये वाला फार्मूला आपको याद रखना। ठीक है, चले आगे। ओके, तो यही चीज इसमें कहा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं अगला प्रमेय। तो इसमें भी देखो वही चीज लिखा होगा नीचे, ये देखो वही चीज लिखा है, यानी पहले वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो दूसरे वाले त्रिभुज, तो यहाँ एरिया ऑफ एबीसी ऊपर लिखना जाना है, पानी तो निकल आएगा, दोनों त्रिभुजों का रेशियो निकल के आएगा। आइए प्रमेय अगले चलते हैं। पाइथागोरस आएगा ये प्रमेय।
6.7 देखो प्रमेय, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इसके लंब से बने दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो इस बात को समझ लो, यानी आपके पास कोई एक त्रिभुज बनाया गया, कोई आपके पास एक त्रिभुज बनाया गया जो कि प्रमेय 6.7 है। 6.7 प्रमेय देख लो, ये कह रही है कि आपके पास यदि कोई समकोण त्रिभुज है, कोई भी एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण मैंने त्रिभुज बना लिया, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो उसके जो कर्ण हो उस पर जो 90 डिग्री है उससे समकोण वाली जो कर्ण है उस पर लंब डाल दो। ऐसे लंब डालने पर क्या होगा, उसने कहा है, इसको मान लो D है, तो उसके द्वारा कहता है कि जो त्रिभुज बनते हैं तो इसको डाले तो एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज बना, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, यानी त्रिभुज आपका ADB ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ADB ADC के, ADC के, तथा उसने ये भी कहा है कि वो दोनों त्रिभुज होते हैं बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज BAC के, त्रिभुज BAC के भी समरूप होगा। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, मतलब समझ आएगा नहीं, यानी इस क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर हम जो कर्ण है यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उस पर जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा से अगर लंब डालेंगे तो वो त्रिभुज से दो टुकड़े बनेंगे, एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होंगे। देखो ये लिख दिया मैंने, और फिर उसने कहा है कि वो बड़ा वाला त्रिभुज के भी समरूप होते हैं, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज भी आप समझ गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। क्या ये चीज समझ पाए आप, नहीं समझ पाए, ठीक है ना। चले अब आगे, ओके, आइए अगली प्रमेय चलते हैं। प्रमेय अगली जो कह रही है, प्रमेय 8 पे चलते हैं। ये 8 दिया यहीं पे है, 8 देखो बहुत आसान है 8। ये कहाँ खुलेगा, क्या हो गया इसमें, बैक हो गया था लगता है। बस थोड़ा सा और टाइम है, बस उसके बाद बस 2 प्रमेय और बची, 2 बहुत नीचे हो गई भैया। और ये तो 2 प्रमेय है चल रही। और है हमको लगता है तो नीचे ही है, अब तक एक प्रमेय हो जाती है। देखो यही होता है, पता नहीं क्या हो गया, तब बंद हो गया सब आप, ये नीचे आ गया लगता है, यहीं पे है ऊपर, यहीं ऊपर है, यहीं पे लग रही होगी प्रमेय। नहीं और नीचे, सिक्स पॉइंट 6 यहीं पे पहुंची, ये पाथा प्रवंश में। ये 6.9 है, 8 चल रही, 8 वाले ऊपर है। ये देखो ये प्रमेय ये कह रही है बच्चों, देखो एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यही इस प्रमेय ये कहा गया है। इस प्रमेय में यही कहा गया है कि आपके पास जो प्रमेय है ये वाली, वो क्या है, क्या हो गया, है ना। तो इस चीज को यहाँ पे समझो, ये पता नहीं क्या हो जाता भैया। तो देखो यहाँ पे कह रहा है, आप इस चीज को समझ लो कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के वर्ग से बने दोनों त्रिभुज समरूप, ये तो बता चुका 7, ये समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग से तो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो ये त्रिभुज आपके पास बना हुआ है, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण ये 90 डिग्री ये है, तो इसके सामने वाली भुजा जो ये होती है उसका दोनों स्क्वायर के बराबर होता है। तो यानी AC सबसे बड़ी भुजा है तो बाकी तो भुजाओं के वर्ग के वो क्या होगा, बराबर होगा, यही कहा गया है 6 उसके बाद लास्ट प्रमेय आपके पास है जिसका नाम है 6.9, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है।
यानी सब तो पहली भुजा का समकोण अन्य दो भुजाओं के मतलब समकोण होता है। चलो इसको भी समझ लो। ये पता नहीं क्या हो गया भैया, इसमें समझ नहीं आ रहा। बैक भी कहाँ, होम पे चलो, यहाँ से चलो, ये होम पे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। चलो ये तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्शन था हमने फिनिश कर लिया है, ठीक है ना। तो ये पता नहीं इसमें क्या हो गया भैया, समझ नहीं आ रहा। चलो यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो बस बाकी मिलते हैं आपसे फिर जल्दी ही नई वीडियो के साथ। इसमें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया था, तो अब मुझे उम्मीद है कि चलो, मुझे उम्मीद है कि आज का आपको ये सेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पर भी अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो, चेंजमेंट करवाना हो, तो आप उस चीज को भी कमेंट कर सकते हो। तो मैंने जितनी भी प्रमेय थी मैंने आपको सारी प्रमेय यहाँ पर क्या कर दिया, बता दिया है। तो ये थोड़ा सा खुल जाए तो आपको 6.9 वाली और 8 वाली थोड़ा सा करके दिखा देता। लगता है नेट चालू इसलिए अजीब सा चल रहा है। चलो देख लो जरा, यानी जो 6.8 कह रही थी, है ना, वो ये कह रही थी कि किसी भी त्रिभुज, कोई समकोण त्रिभुज है, उसमें जो 90 डिग्री भुजा होती है उसके सामने वाली भुजा, अगर ये मान लो थोड़ी देर के लिए, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी, तो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है यानी ए सी के स्क्वायर बाकी की छोटी दो भुजाओं के वर्ग के वो क्या होता है, बराबर होता है। ये प्रमेय कह रही थी। अब इसके बाद जो अगली 6.9 के बाद 6.9 कह रही थी, 6.9 ये कह रही थी कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है, ये लो समकोण त्रिभुज ए बी सी, और उसमें यदि जो सबसे बड़ी भुजा है, यदि ये चीज दिया हुआ है आपके पास, यदि ये बराबर क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर दिया है, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी कोण भी जो आपका आ जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, ये कह रहा था। तो जो भी सबसे बड़ी भुजा है सामने भुजा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये थी लास्ट वाली प्रमेय। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे आप एक्सरसाइज के साथ, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।